तो हेलो फ्रेंड्स। क्या आप अपने फार्मास्यूटिकल करियर को बूस्ट करना चाहते हैं? क्या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं क्लीनिंग वेलिडेशंस के लिए? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इस चीज का अश्योरेंस करता हूं कि आप कंप्लीटली क्लीनिंग वेलिडेशन स्टडी इस वीडियो के बाद आप सीख जाएंगे। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो एक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपका अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, क्लीनिंग वेलिडेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन है। इसमें मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाकर रखी है अलग अलग शीट्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट पेपर होता है। इनिशियली या तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कंपनी खोल सकते हैं, या हम 5 प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे पास पहले से ही प्लानिंग रहता है। तो ये जो जो प्लानिंग रहता है, ये एक कॉन्सेप्ट पेपर जो बनता है स्टार्टिंग में उसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर प्रोडक्ट वाइज क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट वाइज क्लीनिंग मेडिसन, दो अप्रोच होते हैं इसके। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है क्लीनिंग एजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिटेल्स कैसे हम क्लीनिंग मेडिसन, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, ये एमवी से मिलता है हमको। डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट सरफेस एरिया, ये हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट लगने वाली है क्लीनिंग मेडिसिन के लिए, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सारी डिटेल कलेक्ट की है। जैसे ये मैंने 10 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। ठीक है, इसमें मैंने आपका क्लीनिंग प्रोसीजर का भी एग्जांपल लिया है, सॉल्युबिलिटी का प्रोफाइल, जो डेटा को हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या लगती है क्लीनिंग मेडिसिन करने के लिए। अगर आप इस स्टेप को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, तो आप इससे अपनी क्लीनिंग मेडिसिन का एसओपी भी बना सकते हैं। अगर आपको एक परफेक्ट एसओपी बनाना है कि हम क्लीनिंग मेडिसिन कैसे कर सकते हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, एक होता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच और एक होता है डिस्कशनरी बेस्ड अप्रोच। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्कशनरी बेस्ड अप्रोच के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेंगे। तो मे भी अगर आने वाले वीडियोस में मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इसी वीडियो के थ्रू आपके साथ में क्लीनिंग मेडिसिन का एसओपी भी शेयर करूंगा कि कैसे हम बनाते हैं, वो भी लाइव बनाएंगे हम। ठीक है, वो वीडियो भी काफी लंबा रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारी कि हमको प्रोडक्ट की डिटेल कलेक्ट करना है। प्रोडक्ट की डिटेल कलेक्ट करने के साथ साथ हमको क्या क्या और कलेक्ट करना है, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि इक्विपमेंट। मैंने यहाँ पर 10 इक्विपमेंट का एग्जांपल लिया है, उनका आईडी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दिया है। उनका सरफेस एरिया भी मैंने हाइपोथेटिकली लिया है, ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, प्रोडक्ट की एमओसी भी मैंने हाइपोथेटिकली ली है, और किस किस पर्पस के लिए यूज होता है वो भी मैंने लिया है। ठीक है, फिर हमारा जो नंबर 3 है, इसमें हम मैट्रिक्सिंग बनाएंगे। कैसे हम मैट्रिक्सिंग बनाएंगे, तो अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए मतलब बना के रखा है। फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये कैसे बनाया है। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर हमने ये रेटिंग जो वर्स्ट केस सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, वो इस क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड करेंगे हम कि हमारा वर्स्ट केस अप्रोच क्या होता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज में। देन हम यहाँ पर रेटिंग देंगे। तो ये रेटिंग मैंने अभी कुछ ट्रायल लिया था कि आपको मतलब मैं वीडियो बनाने के पहले कि क्या मैं इसको प्रॉपर वे में बना भी है या कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो ट्रायल लिया था, ये भी मैं आपको पूरा कंप्लीट डाल के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो अभी हम इन लिमिट्स को, रेटिंग्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे हमको रेटिंग देना है और किस स्टेज में देना है और इसका रिक्वायरमेंट क्यों है। देन यहाँ पर ये 6 नंबर है, जो मैंने इसको ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि मैं जब आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ये 6 नंबर पे मैंने प्रोसेस बना के रखी है कि ये 6 नंबर पे हमको क्या करना है, कॉमन सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, एक ये भी अप्रोच होता है। तो इसको हम कब कंसिडर करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर वो डाल के नहीं रखा, क्यों, क्योंकि अभी हमको इसके लिए हमको वर्स्ट केस प्रोडक्ट चाहिए और नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट भी चाहिए। तो नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट हमें यहाँ पर 3rd नंबर में, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा वर्स्ट केस प्रोडक्ट है। तो वो इस मिनिमम बेस टू मैक्सिमम डोज रेशियो के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको इंटेंशनली यहाँ पर भी ब्लैंक रखा है। ठीक है, 7 नंबर पे हम आएंगे कि हमारा 10 ppm के क्राइटेरिया पर हम एको को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूले भी लगा कर रखे हैं आपके लिए। मैं इसमें यहाँ पर एक annotation ले लेता हूँ। तो ये, तो एक्चुअली मैंने आपके लिए यहाँ पर ये 10 ppm का क्राइटेरिया, इसका फॉर्मूला क्या है, बेस्ड ऑन डोज क्राइटेरिया उसका फॉर्मूला क्या है।
देन बेस्ड ऑन एडीपीडी वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, हम इसको लाइव कैलकुलेट करने वाले हैं आपके साथ में, इसी वीडियो में आप कैलकुलेट करूंगा एक एक वैल्यू के साथ में, ठीक है। देन हम आते हैं 8th नंबर पे, हमारा जो 8 नंबर है इसमें स्वेप और रिंस का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से हम, अभी यहाँ पर हमने मेको निकालना है, मेको निकालने के बाद हमको स्वेप और रिंस का लिमिट कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये देखो मैंने इनिशियल प्रोसेस में आपके साथ लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमको पहले क्या करना है, प्रोडक्ट की डिटेल कलेक्ट करना है, इक्विपमेंट डिटेल कलेक्ट करना है, प्रीवियस प्रोसेस केस आइडेंटिफिकेशन, मेको, मेको के बाद रिंस स्वेप, और फिर मेथड विल्सन का रोल चालू होता है 9 नंबर से। तो अभी 9 नंबर से हम मेथड विल्सन को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो, या फिर हम इसको स्किप करके, मैंने क्या करा है कि इसके वैलिडेशन के बाद ऑटोमेटिकली मैंने एक हाइपोथेटिकल डाटा लिया जिसका जिसका जरूरत हमको क्लीनिंग वर्जन में रिक्वायरमेंट होता है। तो वो मैंने यहाँ पर एलओक्यू वैल्यू, एलओडी, रिकवरी एंड रेंज, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमको क्लीनिंग वर्जन में हमारी स्टडी में रिक्वायरमेंट होता है प्रोटोकॉल बनाने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद तो यहाँ पर तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा सीट भी ली हुई है, अगर हम मैं 9th नंबर को अगर एक्सप्लेन करता हूँ क्लीनिंग मेथड एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को इस वीडियो में, तो हम इधर इस स्लाइड को यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ये डिटेल रहेगा। तो अगर आपको ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसे कि मैं यूट्यूब के स्टेटिक्स पे देख रहा हूँ कि जो मेरे 72% जो व्यूअर है, मतलब जो वीडियो को देख रहे हैं, उन पर्सन ने इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह से मैं आपके लिए सारी कंसेप्ट वन बाय वन लेके आने वाला हूँ। इसके बाद हम प्रोसेस वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन कैसे करते हैं इसको डिटेल में करेंगे, फिर हम डेविएशन, कापा, ओएस, इसी तरह से मैं आपके साथ हाइपोथेटिकली डेटा के बेस पे आपके साथ लाइव उसको डेमोस्ट्रेशन करूंगा। तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो चलिए इसको हम एक स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन आप सभी का इस लर्निंग वीडियो सीरीज में मैं गोपाल मंडलोई एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हम अगर नई ओपन कर रहे हैं, तो जब हम ओपन करते हैं ना तो उसके पहले हमारे पास मतलब कुछ प्लानिंग होना चाहिए। जैसे अभी हम अगर कोई भी चीज स्टार्ट करने वाले हैं तो बिना प्लानिंग के हम क्या स्टार्ट करते हैं, नहीं करते। तो हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब स्टार्ट करने के पहले हमको वो प्लानिंग करना पड़ेगी। तो जैसे कि हमारे पास एक न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पर अगर हमको उसको स्टार्ट करना है एक नई कंपनी को, तो उसके लिए हमको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग में हमने इनिशियली 2 या 3 टाइप की प्लानिंग होती है। जैसे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक कुछ प्रोडक्ट डेवलप है, जैसे कि अगर मैं एक फार्मा इंडस्ट्रीज कंपनी को ओपन करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ऑलरेडी मतलब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट होगी जो मैंने डिसाइड किया हुआ कि मैं इनको अपनी कंपनी में बनाऊंगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे, कितनी कंट्री को मैं सप्लाई करने वाला हूँ, किस किस कंट्री को सप्लाई करने वाला हूँ, यूएस को सप्लाई करने वाला हूँ, यूरोप को करने वाला हूँ, या डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना रहा हूँ। तो ये मेरा पहले से प्री प्लान रहता है, ठीक है। और उसके बाद आ, आ, अब ये मेरा प्री प्लान हो गया कि मुझे किस इंडस्ट्री मतलब किस रेगुलेटरी को अपना प्रोडक्ट फाइल करना है, कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मेरा इनिशियल कंसेप्ट फेज में ये चीज मुझे डिसाइड करनी होती है। देन उसके बाद अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को बना भी रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की प्रोसीजर भी रहने वाली है, तभी तो मैं अपने प्रोडक्ट को बना पाऊंगा। अगर मेरे पास डेवलपमेंट का प्रोसीजर नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई फार्मा इंडस्ट्री नई ओपन होती है तो उसके पहले जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं जो उसको स्टार्ट करते हैं, वो अपनी एक छोटी लैब में पायलट स्केल पे या कहीं ना कहीं एक छोटी लैब में वो ऑलरेडी ट्रायल्स ले चुके होते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, किसी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं कि आपके पास प्रोसीजर है, आप मुझे प्रोसीजर दीजिए, आपकी आपके प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसीजर आप मुझे दीजिए, मैं एक नई फैसिलिटी ओपन कर रहा हूँ। तो वो कुछ प्रोडक्ट का ट्रांसफर ले लेते हैं किसी फैसिलिटी से उनको पेमेंट करके, मतलब यहाँ पर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोसीजर है उसको परचेस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी किसी कंपनी ने अगर प्रोसीजर डेवलप की हुई है तो वो उसको परचेस कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी सीट के ऊपर हम आए थे फिर से, ठीक है। तो इसी सीट के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको डाल के रखा है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन। और तो ये हमारा जो क्लीनिंग एडिशन है, तो कंसेप्ट पेपर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इनिशियली 1 प्रोडक्ट भी प्लान कर सकते हैं और 5 प्रोडक्ट भी प्लान कर सकते हैं। तो इस लर्निंग वीडियो सीरीज में
मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल लिया है, तो हम इसको 10 कर देते हैं। मतलब हमने यहाँ पर 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं कि मैं एक नई कंपनी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हैं कि एक नई फैसिलिटी हम बना रहे हैं। ठीक है, जब ये बन जाएगी इसके बाद क्या होगा, इस फैसिलिटी में जब 11वें नंबर का प्रोडक्ट फिर से इंट्रोड्यूस होगा या एक क्या होगा कि कोई सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होगा, तो हमारे जो लिमिट्स है, जो क्लीनिंग वेरिएशन है, उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी क्या है कि ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि एक नया इंडस्ट्री ओपन किया है, उसमें क्लीनिंग वेरिएशन कैसे करते हैं। मतलब अगर आप कोई ग्रीन फील्ड प्लान में वर्क कर रहे हो, तो ग्रीन फील्ड प्लान में कैसे हम क्लीनिंग वेरिएशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये बात करें। फिर इस वीडियो के बाद क्या होगा कि जब हमारा प्लांट स्टेब्लिश हो जाएगा, हमने क्लीनिंग इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होता है, तो उसके बेस पे हम फिर से इसको रिवेल्यूशन करते हैं, फिर से असेसमेंट करते हैं। तो हम वो असेसमेंट भी करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और अभी हम आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम एक न्यू इंडस्ट्री ग्रीनफील्ड प्लान के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें रहती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी रहती है अगर हम कोई प्लान स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। क्लीनिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट भी हमारे पास रहता है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोडक्ट की प्लानिंग कर चुके होते हैं। मेथड वैलिडेशन का रिपोर्ट भी, डेवलपमेंट का रिपोर्ट भी हमारे पास रहता है। क्लीनिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी हमारे पास रहता है। हालांकि ठीक है ये, हाँ, तो ठीक है, क्लीनिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने 2 बार लिख दिया है। ओके, तो ये हमको डिटेल हमको इनिशियल में हमारे पास रहती है, मतलब इन चीजों के बिना हम क्लीनिंग वैलिडेशन नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्लीनिंग वैलिडेशन करने के 2 अप्रोच है। एक होता है प्रोडक्ट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन और दूसरा होता है इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन। और प्रोडक्ट वाइज में भी 2 से 3 4 अप्रोच होते हैं। तो अभी हम इसमें प्रोडक्ट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन बेस्ड ऑन द वर्स्ट केस अप्रोच, हम उस अप्रोच के बारे में ही इसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है और फ्यूचर के जो वीडियो आएंगे, इसके भी मतलब मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, तो उसमें भी मैं आपके साथ में ये कंसेप्ट एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। तो अभी इसमें हम प्रोडक्ट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन और इक्विपमेंट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन, ये 2 अप्रोच है। तो इन 2 अप्रोच में से हम ये वाला अप्रोच यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज क्लीनिंग वैलिडेशन वाला। देन उसके बाद हमारा को क्या क्या लगने वाला है क्लीनिंग वैलिडेशन करने के लिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे क्लीनिंग एजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगा हमको। ये हमको मिलेगा एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन से। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट सर्विस एरिया, ये हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा डिटेल्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर, तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास डेवलपमेंट रिपोर्ट है, क्लीनिंग प्रोसीजर का डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वहां से ये हमको मिलेगी। ठीक है, मेको का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के भी 2 अप्रोच होते हैं। तो हम इसको बेस्ड ऑन हमारा जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे करेंगे। फिर यहाँ पर हम अप्रोच जो यूज करेंगे, वर्स्ट केस अप्रोच, नेक्स्ट वर्स्ट केस अप्रोच एंड प्रीवियस वर्स्ट केस अप्रोच, वो क्या है वो भी हम इसमें आगे बात करेंगे। फिर हम लिमिट का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर मैंने मेको को कैलकुलेट किया है तो मेरा जो स्वेब और रिंस का लिमिट आ रहा है वो अचीवेबल है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं, वो भी हम इसमें आगे बात करने वाले हैं। देन फिर हमारा सैम्पलिंग प्लान लोकेशन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन हमारा प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन, हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ मतलब हमसे कोई गलती ना हो, कहाँ कहाँ जनरली पर्सन गलती करते हैं, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा आएगा सैम्पलिंग का डिटेल, कैसे सैम्पलिंग, जैसे स्वेब और रिंस 2 टाइप का सैम्पलिंग होता है, उसके लिए हमको क्या क्या लगने वाला है, स्वेब स्टिक लगने वाला है, स्वेब का लोकेशन लगने वाला है, हम किस लोकेशन से सैंपल करने वाले हैं हमको वो भी लगने वाला है। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है क्लीनिंग वेरिएशन का, और ये रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो जनरली ये मैंने जो ये अपने इसको यहाँ पर मैंने डाला है अपने खुद का, मतलब ब्रेन को स्टॉर्म करके, मतलब कि ये चीजें लगती है जनरली। तो कुछ चीजें और भी अगर मिस होती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं भी इसको डेवलप कर रहा हूँ एक नया प्रोसीजर क्लीनिंग का बनाने के लिए, कि मतलब मैं एक सबसे इजी वे में आपके साथ में क्लीनिंग वेरिएशन का प्रोसीजर, मतलब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी कंसेप्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये एक्सेल शीट तैयार करा है, ताकि मैं उससे अपनी क्लीनिंग प्रोसीजर का डेवलपमेंट कर सकूँ। ठीक है, अभी तक क्या होता है कि इंडस्ट्री में पर्सन क्या करते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज का इधर से उधर शेयर कर लेते हैं, लेकिन मेरा जैसे मानना है कि मैंने सभी इंडस्ट्रीज का काफी सारा क्लीनिंग वर्जन पढ़ा हुआ है, 4 से 5 कंपनी का क्लीनिंग वर्जन मैंने स्टडी किया हुआ है। तो मैं सोच रहा कि उन सबको कंबाइन करके एक अपना खुद का डेवलप करूँ प्रोसीजर, तो इससे आपको भी लर्निंग मिल जाएगी और हम कैसे एक प्रोसीजर बनाएंगे आपको प्रोसीजर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रोसीजर है। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल।
तो हमने जो इनिशियली जो 10 प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लान किए थे, अब जब हमने प्रोडक्ट 10 प्लान किए हैं, तो हमारे पास उनका कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा। मतलब हमने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। तो प्रोडक्ट डिटेल में हमको क्या क्या चाहिए? हमको सबसे पहले प्रोडक्ट के नेम चाहिए, तो हमने प्रोडक्ट के नेम लिए, प्रोडक्ट ए से लेके जे तक, ये 10 प्रोडक्ट हमारे हो गए। अब हमने जब प्लान किया तो हमारा उसमें हमने बेस साइज भी डिसाइड किया होगा, मिनिमम बेस साइज हम क्या रखने वाले हैं, मैक्सिमम बेस साइज हम क्या रखने वाले हैं। तो हमारे पास ये बेस साइज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे केजी में मैंने बेस साइज लिया है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टेबलेट्स भी होते हैं, और फॉर्मुलेशन और एपीआई में क्या होता है कि जनरली केजी और नंबर्स का ही डिफरेंट होता है, कि एपीआई में क्या होता है कि बेस साइज आपका केजी में रहता है, और फॉर्मुलेशन में आपका जो बेस साइज ग्रेजुलेशन स्टेज तक केजी में रहता है। उसके बाद आपका वो नंबर्स में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेबलेट्स नंबर्स में बनती है। तो वहां पर हम नंबर बेस्ड कर, लेकिन जो इजी वे का जो अप्रोच है, मतलब नंबर्स और इसमें कंफ्यूजन ना हो, एपीआई और फॉर्मुलेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको केजी में अगर अगर बेसाइज लेता हूँ, तो ये फॉर्मुलेशन वालों के लिए भी आसानी रहेगी और एपीआई वालों के लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है, फिर मेरा मैक्सिमम बेसाइज कितना रहने वाला है, तो मुझे ये डिटेल डालना है। तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ अपना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो डिटेल मेरे पास अवेलेबल है वहां से केवल डेटा को ट्रांसक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो मैंने मिनिमम बेस साइज मैक्सिमम बेस साइज डिसाइड कर दिया। अभी ये क्यों लिया? क्योंकि जो मेरा मेको का फॉर्मूला है, कैलकुलेशन फॉर्मूला, उसमें मुझे ये चीज लगने वाली है, मिनिमम बेस साइज और मैक्सिमम डी डोज एडीपीडी वैल्यू लगने वाली है। तो मैंने ये एडीपीडी वैल्यू भी मैंने पहले से ही ले ली है, क्योंकि एडीपीडी वैल्यू भी हमारे पास पहले से ही आ जाती है। जब हमने प्रोडक्ट का प्लानिंग किया है तो हमारे पास एडीपीडी वैल्यू, हम किसी भी टॉक्सिकोलॉजिस्ट से उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं। मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज, ये भी हमको टॉक्सिकोलॉजिस्ट की डिटेल से मिल जाएंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, एडीपीडी वैल्यू, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, ये हमको टॉक्सिकोलॉजिस्ट से लेना है। ये हमको हमारे प्लानिंग जो कंसेप्ट पेपर है वहां से हमको लेना है, या हमारे पास अगर ऑलरेडी बीपीसीआर हमारे बन चुके हैं तो वहां से लेना है। ठीक है, और जो थर्ड हमारा नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर। तो ये हमारी एक क्लीनिंग प्रोसीजर है, हमारे जो 10 प्रोडक्ट्स है। हमने क्या करा है कि जब मैं एक नया कंपनी खोल रहा हूँ, तो क्लीनिंग प्रोसीजर अगर मेरा सेम रहेगा 10 प्रोडक्ट के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा अलग अलग क्लीनिंग प्रोसीजर हो गया, तो मेरे जितने क्लीनिंग प्रोसीजर होंगे, मुझे उतना ज्यादा क्लीनिंग वेरिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसीजर को वैलिडेट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब जो गलती करते हैं पर्सन पर्सन क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट के वाइज क्लीनिंग वेरिएशन को करते हैं, लेकिन क्लीनिंग वेरिएशन प्रोडक्ट वाइज नहीं होता है। क्लीनिंग वेरिएशन क्लीनिंग की जो प्रोसीजर होती है उसके हिसाब से होता है। अगर मेरे पास क्लीनिंग प्रोसीजर एक ही है, और इस एक क्लीनिंग प्रोसीजर से मेरे सारे के सारे ये 10 प्रोडक्ट क्लीन हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुझे केवल एक ही क्लीनिंग वेरिएशन करना है। अभी सपोज क्या करो कि मेरा ये 5 प्रोडक्ट है, 0.1% सॉल्यूट है, और ये 0.5% जो 0.1% वाले जो प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट, ये मेरे टीकोल है, टीकोल से क्लीन होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे इन 5 प्रोडक्ट के लिए मुझे अलग करना पड़ेगा, और इन 5 प्रोडक्ट के लिए अलग करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 2 क्लीनिंग प्रोसीजर है। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं रखना है। क्लीनिंग वेरिएशन में सिर्फ प्रोडक्ट का यूज होता है लिमिट्स और इसको कैलकुलेट करने के लिए। बाकी क्लीनिंग वेरिएशन हमको क्लीनिंग प्रोसीजर का ही करना है, प्रोडक्ट का क्लीनिंग वेरिएशन नहीं करना है। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसीजर का क्लीनिंग वेरिएशन करना है। फिर यहाँ पर ये मिनिमम बेच एंड मैक्सिमम डोज रेशियो, ये क्या होता है कि नेक्स्ट वर्स्ट केस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसके लिए होता है। जो कि मैंने इधर 4th नंबर का जो हमारा स्टेप है ये वाला, ये नेक्स्ट वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ मैंने 4 पे प्रीवियस डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी मैं उसको आपको यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये हम कैसे इसको सॉरी, तो मैं उसको यहीं पर तो मैं उसको यहीं पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम कैसे नेक्स्ट वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मुझे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का डेटा लगता है। तो प्रोडक्ट वाइज सॉल्युबिलिटी की डेटा मुझे ये सीओए से मिल सकता है, क्योंकि जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट को डेवलप कर चुका हूँ अपनी लैब में, या किसी इंडस्ट्री से मैं डेवलपमेंट प्रोसीजर अपने साइट पर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या स्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये डेटा ऑलरेडी पहले से रहेगा। अगर ये डेटा नहीं भी है तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम हमारे पास कुछ मटेरियल तो होता है, हमने जो ट्रायल बेचेस बनाई थी शुरू में, या हमने हमारे जो लेब स्केल के जो हमारे पास बेचेस रहते हैं, उसके बेस पे हम सॉलिबिलिटी का प्रोफाइल निकाल सकते हैं। बट ऑलरेडी बिना सॉलिबिलिटी के हम मेथड डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो सॉलिबिलिटी हमारे पास पहले से ही रहता है। तो अभी ये सॉलिबिलिटी हम वाटर्स में देख रहे हैं इसकी, कि वाटर में सॉलिबिलिटी किसमें है। तो अभी हमारा ये क्लीनिंग जो प्रोसीजर सॉल्वेंट है 0.1% सॉल्यूजेट, उसमें इसका सॉलिबिलिटी कितना है मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये हमको क्यों क्या यूज आएगा, इसका यूज हमको आएगा प्रीवियस वर्स्ट केस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्स्ट केस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्लीनिंग प्रोसीजर हमारे पास है,
और हम उससे 10 प्रोडक्ट को क्लीन करते हैं, तो अभी क्या होगा कि मैं हर एक प्रोडक्ट को वैलिडेट तो नहीं करूंगा, इस प्रोसीजर से ये क्लीन होता है कि नहीं होता है, ये इससे ये इससे बी प्रोडक्ट क्लीन होता है कि नहीं होता है, इससे डी प्रोडक्ट क्लीन होता है कि नहीं होता है इस प्रोसीजर से। तो मैं वो तो नहीं करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक क्लीनिंग प्रोसीजर है और 10 प्रोडक्ट है, तो इसमें से अगर मैं जो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो सबसे जिसको बहुत हार्ड होता है क्लीन करने में, अगर मैंने उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको वैलिडेट कर लिया, तो मतलब मेरे बाकी के 9 प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम प्रीवियस वर्स्ट केस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास क्लीनिंग प्रोसीजर एक है और 10 प्रोडक्ट है। तो ऑडिटर आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि आपने 10 प्रोडक्ट थे तो प्रोडक्ट सी को ही क्यों वैलिडेट किया, बाकी को क्यों नहीं किया? या फिर अगर आपने सबको कर लिया तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। मैं वो भी नहीं कर सकता। अगर हाँ, अगर आप सबको क्लीनिंग वर्जन कर रहे हैं, अभी जैसे अगर 10 प्रोडक्ट है, अगर मैं 10 का क्लीनिंग वर्जन करता हूँ तो मेरा कितने, हर एक का 3-3 रन लेता हूँ, तो मेरा 30 रन हो जाएंगे। तो 30 रन हो जाएंगे तो फिर मुझे हर एक का करना पड़ेगा। फिर उसका क्या हुआ कि प्रोडक्ट ए के बाद बी आएगा, प्रोडक्ट ए के बाद सी भी आएगा, प्रोडक्ट ए के बाद डी भी आएगा, तो प्रोडक्ट ए से बी, प्रोडक्ट ए से सी, इस तरह से मेरे पास 10 प्रोडक्ट है। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा हर एक के बाद इंडिविजुअली, तो कई सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस, 100 से भी ज्यादा रन हो जाएंगे मेरे पास ऑलमोस्ट। जैसे 9 प्रोडक्ट, तो 9 9 × 9 81, ऑलमोस्ट 81 रन लेना पड़ेगा, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद सी, बी के बाद डी के बाद बी। मतलब ये कम चलेगा। अगर मैं यहाँ पर वर्स्ट केस अप्रोच यूज कर लेता हूँ, तो सिंपल सा मुझे केवल यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेना है। उसके बेस पे मैं क्या करूंगा, मुझे केवल 3 रन करना है, केवल 3 क्लीनिंग मिशन करना है। तो मेरा कितना काम कम हो गया, 81 रन से डायरेक्ट में 3 पे आ गया हूँ। तो जो मेरा इतना सारा वर्क था वो एकदम छोटा सा हो गया, और मेरा टाइम भी बच गया, इसमें मेरा कॉस्टिंग भी बच गया। इससे मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करूंगा तो उसका जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्स्ट केस अप्रोच को यूज करते हैं। अभी वो कैसे यूज करते हैं वो हम आगे इस पे देखेंगे, जब हम 4th नंबर पे आएंगे, 5th नंबर पे। यहाँ पर यहाँ पर हम रेटिंग भी देंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को रेटिंग देंगे और कैसे वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो मेरा ये इनिशियल डिटेल हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, इक्विपमेंट का डिटेल। तो ये मेरे पास इक्विपमेंट 1 2 3 4 5 10, मतलब मेरे पास एक फैसिलिटी है, तो मेरे पास पहले से वहां पर इक्विपमेंट भी स्टेब्लिश होंगे। ठीक है। तो उन्हीं स्टेबल का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 10। सॉरी, थोड़ा खांसी आ रहा है। तो ये एक्चुअली अभी यहाँ पर बीच में पावर ने डिस्टर्ब कर दिया था, पावर चला गया था। तो चलो इसको हम आगे और कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको स्टॉप हुआ था। ठीक है। आज पावर काफी बीच बीच में परेशान कर रहा है, तो इस वीडियो को मैं बाद में मतलब कंटिन्यूशन में आपके साथ में एडिटिंग में इसको कंटिन्यू में प्ले कर देंगे। ठीक है। तो फिर से हम कहाँ पर थे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो हम यहाँ इक्विपमेंट के नंबरिंग पर थे, क्या है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 10 इक्विपमेंट्स को लिया है। उसके बाद मैंने उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है इक्विपमेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया है। ये हाइपोथेटिकल है। आपको बस इस तरह से अपने प्रोटोकॉल में ये इक्विपमेंट के नेम और उनकी नंबरिंग डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर इक्विपमेंट वैलिडेशन के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। वैलिडेशन जो प्रोटोकॉल है आपका, उसके अंदर इक्विपमेंट के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है, विद सर उसका जो एमओसी है वो भी कंपलसरी है, और कितना सरफेस एरिया है वो भी कंपलसरी है। ठीक है। इसके बाद इसका जो पर्पज है कि हमारा इक्विपमेंट 1 डिस्पेंसिंग ऑफ द एपीआई, इक्विपमेंट नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, ग्रेनुलेटर, मिलिंग, ब्लेंडिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, कंटेनर्स, बीन, कंप्रेशन। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। मतलब मैंने कहीं से किसी डिटेल प्रोसीजर को नहीं लिया है, सिर्फ जस्ट एक हाइपोथेटिकल डेटा यहाँ पर जनरेट किया है। और अगर आपको क्लीनिंग वर्जन सीखना है तो आपको भी इस तरह से एक एक्सेल शीट पर काम करके, मतलब आपको हाइपोथेटिकल डेटा अपने खुद से क्रिएट करना है। उसके बाद आप भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएंगे क्लीनिंग वर्जन के। आज आपको मैं वही टेक्निक सिखा रहा हूँ जैसे मैंने क्लीनिंग वर्जन को सीखा है, क्योंकि मैंने भी क्लीनिंग वर्जन ज्यादा किया नहीं है इंडस्ट्री में, बस मैंने उसको
डीपली उसको स्टडी किया है, डीपली उसको पढ़ा है, ठीक है। उसको इस तरह से मैंने हाइपोथेटिकली डेटा के बेस पे किया है, क्योंकि क्या होता है कि आपको कभी कभी क्लीनिंग वर्सन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता, आपके पास कोई और वर्क होता है। जैसे कि जब मैं क्लीनिंग वर्सन टीम में था, तो मेरा वहां पर जो मेन रोल था वो प्रोसेस वेल्डेशन का था। तो मुझे क्लीनिंग वेल्डेशन सीखने में काफी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं उस टीम के साथ में काम करता था और कभी कभी क्लीनिंग वेल्डेशन भी करता था। और उसके बाद फिर अपना खुद का एक एक्सेल के ऊपर डेवलप किया, ताकि कोई भी चीज मुझसे छूटे ना, और अगर जो चीज छूट रही है मैं उसको फिर से उसको स्टडी करके पढ़ रहा हूँ। तो आप भी, मतलब मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको क्लीनिंग वेल्डेशन सीखना है तो आपको इस तरह से एक्सेल पे इस तरह से प्रोडक्ट ABCD और इक्विपमेंट 1 2 3 करके आपको एग्जांपल लेके आपको एक कंप्लीट क्लीनिंग वर्जन करना है, जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट का डिटेल मिल गया हमको, ये भी हमको BPCR से, जो BPCR BMR होता है, बैच प्रोसेसिंग कंट्रोल रिकॉर्ड और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसके थ्रू हमको ये डिटेल इजीली मिल जाती है। और यहाँ इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट रहती है। एक्चुअली हम क्लीनिंग वर्जन कब करेंगे, जब हमारे BPCR बन जाएंगे, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है, इसके पहले हम प्रोसेस वर्जन करेंगे। तो हमारे पास काफी टाइम होता है प्रोटोकॉल बनाने का। ऑलरेडी जो ये डिटेल में यहाँ पर कलेक्ट की हुई है, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती है। जब हमारा पहला प्रोडक्ट बनता है तब ये सारी डिटेल हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है। तो हमको इस तरह से एक टेबल बनाना है और उस टेबल के ऊपर इस तरह से डिटेल डालना है, ये चीजें हमको लगने वाली है क्लीनिंग वर्सेस के लिए। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 है, मैट्रिक्सिंग हमको बनाना है। अभी क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट हमारे एक जैसे नहीं है, मतलब कि उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज होंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट ए हमारा इक्विपमेंट 1 पर बन रहा है, प्रोडक्ट इक्विपमेंट 1 पर हमारा प्रोडक्ट बी भी बनता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ए में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, इक्विपमेंट नंबर 1 हमारा प्रोडक्ट ए में यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 3 यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 4 यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 6 भी यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 7 भी यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 8 भी यूज हुआ है, इक्विपमेंट नंबर 10 भी यूज हुआ है। तो इस तरह से हमको सारी मैट्रिक्सिंग बनाना है हर प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट बी में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ है, हमको वो यूज डालना है यहाँ पर। अगर ठीक है कि हमने जब पहला प्रोडक्ट लिया है और अभी हमारा केवल पहला प्रोडक्ट ही है, लेकिन अभी बाकी के प्रोडक्ट हमने अभी बनाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि जब पहला बनेगा हम एक साथ, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही इक्विपमेंट के ऊपर 2 प्रोडक्ट एक ही बार बना लेंगे, नहीं होगा। तो हम, ये हमारी प्लानिंग है कि हम इन 10 प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। तो हमने क्या करा कि हमारे पास जो बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी बने हुए आएंगे, तो उससे हमको केवल बस डिटेल डालना है यहाँ पर। तो मतलब क्लीनिंग वेरिएशंस कोई एक अलग से कंसेप्ट नहीं है, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। हमको बस केवल यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना है। अगर हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपरली कलेक्ट कर लिया है तो क्लीनिंग वेरिएशन हमारा बहुत ही इजीली और आसान हो जाएगा, उसमें हमारे मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट बी में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं वो यहाँ पर कर दिए, मतलब जो ये मैंने टिक मार्क किया है, मतलब ये इक्विपमेंट प्रोडक्ट बी में यूज हो रहा है। फिर प्रोडक्ट डी में कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं जिन पे टिक मार्क किया हुआ है वो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ब्लेंडिंग, कंप्रेशन, कोटिंग उसके हिसाब से मत जाइए, क्योंकि किसी स्टेप में क्या होता है कि ग्रेनुलेशन के बाद ड्राई ग्रेनुलेशन है, किसी में वेट ग्रेनुलेशन है, किसी में आपका डायरेक्ट ब्लेंडिंग है, किसी में लुब्रिकेशन नहीं है, डायरेक्ट ब्लेंडिंग है, उसके बाद डायरेक्ट कंप्रेशन है, किसी में कोटिंग नहीं है, डायरेक्ट कंप्रेस टेबलेट ही आपका पैकिंग होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर पैकिंग को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसका भी कंसेप्ट क्या है कि वो भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगा इसी वीडियो में, कि पैकिंग को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ टेबलेट को, अगर कंप्रेस टेबलेट अगर के ऊपर कोटिंग हो रहा है, अगर कोटिंग हो गया इसका मतलब कि मुझे पैकिंग का वेरिएशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मतलब मैंने यहाँ इक्विपमेंट में जो डिटेल लिया है इसमें पैकिंग का एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि कोटिंग का ले लिया है मैंने। हाँ, अगर जिस प्रोडक्ट पे कोटिंग नहीं हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट मेरा जो हमारे पैकिंग के जो होपर है, जहां पर हम टेबलेट को होपर में फिल करते हैं, उसके बाद हम पैकिंग लाइन स्टार्ट करते हैं, तो जहां जहां पर वो टेबलेट कांटेक्ट करेगी हमारे इक्विपमेंट को, पैकिंग के इक्विपमेंट को, उस पैकिंग लाइन पे जो भी मतलब इक्विपमेंट रहेंगे उसका भी हमको वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना है, सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बस हमको वहां से डेटा को उठाकर उसको कंपाइल करना है। तो इस तरह, और इससे हमको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से इक्विपमेंट पे बनता है, कितनी स्टेज में बनता है, तो ये डिटेल हमारे पास इनिशियल में रहता है। तो अभी हमको यहाँ पर अलग से हमको कुछ नहीं करना है, बस डेटा कलेक्ट करना है। देन फोर्थ नंबर हमारा स्टेप नंबर जो फोर्थ है, नेक्स्ट वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्यों होता है? सपोज अगर मैंने इसको यूज नहीं किया तो क्या होगा
प्रोडक्ट ए के बाद प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के बाद प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी के बाद ए भी बनेगा, प्रोडक्ट सी के बाद बी भी बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीपल, अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है तो मतलब 9 प्रोडक्ट ऐसे है कि जो 9 के बाद 9 आ सकते हैं। तो अगर इसको मैं एक मैट्रिक्सिंग बनाऊं तो क्या होगा, टोटल मेरे पास 81 रन हो जाएंगे क्लीनिंग ऑपरेशंस के। तो मैं इतना 9 इंटू 9 81, तो मैं 81 प्रोडक्ट को क्लीनिंग वर्सन नहीं करने वाला, इसीलिए मैं नेक्स्ट वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट यूज करता हूँ। क्योंकि क्या होगा कि मेरा सबसे ज्यादा रिस्क किसको है, अभी क्लीनिंग वर्सन का जो पर्पज है वो क्या है कि कंटामिनेशन को रोकना। ठीक है, अगर कंटामिनेशन को मुझे रोकना है तो जो सबसे वर्स्ट केस प्रोडक्ट होगा, जो नेक्स्ट वर्स्ट केस जिसमें मतलब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी कंटामिनेशन की, अगर मैंने उसको वैलिडेट कर दिया तो उसके अलावा जो मेरे प्रोडक्ट उस मेरे फैसिलिटी में जो अनदर प्रोडक्ट है वो मतलब मुझे उनका वेरिफिकेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मैं नेक्स्ट वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। इससे मुझे क्या मिलता है, वर्स्ट केस मेको मिलता है, मतलब जो मुझे मेको मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो मेको होता है वो मुझे वर्स्ट केस कंडीशन पे चाहिए। तो वो वर्स्ट केस कंडीशन के लिए हमें नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हम नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट किसको लेंगे। क्योंकि मेरे पास तो क्या है कि 10 प्रोडक्ट है, तो 10 में से कोई सा प्रोडक्ट भी आ सकता है कभी भी। तो अभी मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग इंडिविजुअल तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक उसमें से 10 में से एक वर्स्ट केस निकाल लूंगा जो मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस रहेगा, और उसी 10 में से मैं एक अपना प्रीवियस वर्स्ट केस निकाल लूंगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक नेक्स्ट वर्स्ट केस है, एक प्रीवियस वर्स्ट केस है। तो नेक्स्ट वर्स्ट केस का जो यूज किया है हमको मेको को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो लिमिट्स रहने वाली है, जैसे वेलिडेशन करने वाले हैं, तो वेलिडेशन जब हम करते हैं तो हमको उसको मेजर तो करना पड़ेगा ना, कोई सी चीज तो हमारे पास रहना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये प्रोसीजर वैलिड हो गया है। मेरे पास अगर लिमिट नहीं रहेगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि वो वैलिडेट हो गया। तो उस कंडीशन में मैं नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ लिमिट के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और जो मैं प्रीवियस वर्स्ट केस प्रोडक्ट है उसको क्यों यूज करता हूँ, मैं मेरे पास अभी यहाँ पर 10 क्लीनिंग प्रोसीजर है, तो मुझे 10 प्रोडक्ट है और एक क्लीनिंग प्रोसीजर है, तो मुझे उन 10 प्रोडक्ट में से एक वर्स्ट केस प्रोडक्ट चूज करना है जो उन एक क्लीनिंग प्रोसीजर से क्लीन होता है, ताकि वो बाकी के 9 को भी ऑटोमेटिकली कवर कर दे। तो यहाँ पर ये दो कंसेप्ट है, ठीक है, एक नेक्स्ट वर्स्ट केस और एक प्रीवियस वर्स्ट केस। तो प्रीवियस वर्स्ट केस मुझे क्या बताता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब किस प्रोडक्ट के बाद में मुझे क्लीनिंग वर्जन करना है, मुझे वो बताएगा। और नेक्स्ट वर्स्ट केस क्या बताएगा, मुझे लिमिट बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्स्ट केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है आपके लिए। तो ये यहाँ पर मिनिमम बेस टू मैक्सिमम डोज रेशियो, ठीक है, मैं इसको यहाँ से मैं डिलीट करके आपके लिए फिर से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे मैंने इसको निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। तो मिनिमम बेस साइज, मतलब मेरा बेस साइज कितना है, ये 400 kg है, और जो मेरा मैक्सिमम डोज है वो 200 mg है। तो अभी ये केजी है तो मुझे पहले केजी को mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं 1000 से। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा mg में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये mg में कन्वर्ट हो गया, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, मेरा 400 kg को मैंने mg में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, इसमें इसको डोज से डिवाइड करना है, जो मेरा मैक्सिमम डोज है उससे इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी में यहाँ पर इसी फॉर्मूले में मैं यहाँ पर डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय मैक्सिमम डेली डोज। तो जो वैल्यू आ गई है मुझे एक रेशियो मिल गया है, तो ये रेशियो क्या है, ये आ गया। अभी मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ यहाँ तक, पूरा नीचे तक, तो ऑटोमेटिकली ये सारा कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से मतलब मैंने ये निकाला था। अब मुझे इसमें वर्स्ट केस ढूंढना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट वर्स्ट केस। तो नेक्स्ट वर्स्ट केस क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको मिनिमम बेस साइज को कन्वर्ट करना है mg में, और उसको आपके मैक्सिमम डेली डोज से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू रहेगा इसमें से वो मेरा वर्स्ट केस हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, मेरा ये है, प्रोडक्ट बी का जो है वैल्यू सबसे लोवेस्ट आया है। और अगर हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट है, हमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पर एक्सेल में लगा सकते हैं कि मिनिमम कौन सा है इसमें से। तो मिनिमम, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इतना वैल्यू, और ये, तो ये मेरा ये वैल्यू आ गया। तो ये कौन सा है, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा था, ये था। तो वो किस प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट बी का है। तो अब मेरा जब भी जहां पर नेक्स्ट वर्स्ट केस का बेस, नेक्स्ट बेस्ड प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट का डेली डोज, तो मुझे उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट बी का वैल्यू ही यूज करना है।
मुझे उसमें बेस साइज कौन सा यूज करना है, ये वाला, और मैक्सिमम डेली डोज कौन सा यूज करना है, 400 mg। अभी ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसका पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सपोज अभी जैसे मेरे पास कितना बेच है, एक 10 kg का बेच है, चलो इसी को हम एग्जांपल लेते हैं। ये 500 kg का बेच है मेरे पास, ये 500 kg का बेच है, ठीक है। इसका डोज कितना है, 400 mg, डेली डोज ज्यादा है तो ये 400 mg, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर क्या है कि बेस साइज 250 mg हो, 250 kg हो गया और जो डेली डोज है वो केवल 10 mg हो गया। तो अभी सपोज करो कि अगर कोई सा प्रोडक्ट इसमें अगर कंटामिनेट करता है, जैसे मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, अगर इसमें प्रोडक्ट ए मिलता है, सपोज इसमें प्रोडक्ट ए कितना मिला, इस 250 kg में 10 mg मिला। अभी यहाँ पर जब कंजप्शन है, मतलब उसका केवल ये 10 mg ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये 10 का 10 mg इसमें आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है, अब ये जो 10 mg इस प्रोडक्ट में कंटामिनेट हुआ है, तो ये बेस साइज एक तो छोटा है, ठीक है। हालांकि बेस साइज ये भी छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका कंजप्शन कम है, मतलब ये 10 mg की जो पॉसिबिलिटीज है इस प्रोडक्ट में ज्यादा है कंटामिनेशन होने की, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो 10 mg है, अगर वो इसमें मिलता है और मैं इसको 400 mg का डोज है मेरा, तो पॉसिबिलिटीज है कि 10 mg इस 400 mg में पूरा का पूरा आ जाए। लेकिन ये 10 mg इस 10 mg में नहीं आएगा, क्योंकि इसका डोज कितना है डेली का, 10 mg है। बेस साइज तो 250 kg है, लेकिन उसका जो डोज है वो केवल 10 mg है। तो अभी ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा 10 mg जो कंटामिनेट हुआ है वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है पूरा का पूरा 10 mg कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हायर है, क्योंकि यहाँ पर डोज ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी जो है कंटामिनेशन की वो इसमें ज्यादा है। इसीलिए हमने जो लोवेस्ट वैल्यू आया है यहाँ पर, हमारा लोवेस्ट वैल्यू ये प्रोडक्ट बी आया है, इसीलिए हम इसको ये चूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट का अप्रोच अगर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, इक्विपमेंट का हम डायग्राम बनाकर देखते हैं, अगर लास्ट में टाइम बचता है। हालांकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको किसी और वीडियो में अलग से सेपरेट बनाकर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो मेरे को यहाँ पर अब नेक्स्ट वर्स्ट केस मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नेक्स्ट वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट हो गया। अब मेरा प्रोसेस नंबर, प्रीवियस प्रोडक्ट वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देना कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के चार तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, बेस्ड ऑन मिनिमम थेरापेटिक डोज एंड बेस्ड ऑन हार्डनेस टू क्लीन। तो यहाँ पर क्या कुछ कुछ इंडस्ट्री क्या करती है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है, टॉक्सिसिटी के बेस पे एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है, मिनिमम थेरापेटिक डोज है उसके बेस पे एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है, और हार्डेस्ट टू क्लीन के बेस पे एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है। इसलिए चार प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो 4 into 3, हर एक का वो 3 3 रन लेते हैं, तो यहाँ पर उनको 12 रन लेने पड़ते हैं। अगर हम वर्स्ट केस अप्रोच नहीं चूज करेंगे तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है, तो 10 into 30, मतलब हमको 30 रन लेने पड़ेंगे क्लीनिंग वर्जन के लिए। लेकिन हम वर्स्ट केस अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हमको केवल 3 ही रन लेना है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस अप्रोच ये वाला यूज कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे अलग, टॉक्सिसिटी के बेस पे अलग, थेरापेटिक डोज पे अलग, और हार्डेस्ट टू क्लीन के बेस पे अलग, तो हमको यहाँ पर हर एक के 3 3 लेना पड़ेंगे, मतलब हमारे पास 12 रन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि मुझे सबको कंबाइन कर दूं, मैं टॉक्सिसिटी, मिनिमम थेरापेटिक डोज और हार्डेस्ट टू क्लीन, इन सबको अगर कंबाइन करता हूं मैं, तो इसके बेस पे मैं एक केवल मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा और मुझे केवल 3 क्लीनिंग वेल्सिंस के रन लेने पड़ेंगे। तो मेरा जो काम है वो काफी कम हो गया। पहले हमने एक तो नेक्स्ट वर्स्ट केस चूज किया, उसके बेस पे मेरा ऑलमोस्ट 89% वर्क कम हो गया। उसके बाद फिर मैंने फिर से प्रीवियस वर्स्ट केस लगाया, तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पर केवल 2 या 3% वर्क ही करना है, मतलब मेरा जो वर्कलोड है 97% वर्कलोड वर्स्ट केस अप्रोच को फॉलो करने से कम हो गया है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट वाला करेंगे, हम अलग अलग नहीं करेंगे, सॉल्युबिलिटी और टॉक्सिसिटी सबके अलग, हमको केवल एक प्रोडक्ट चाहिए, वो भी प्रीवियस वर्स्ट केस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये इंडिविजुअल वाइज चाहिए, अगर आपको ये जानने में भी इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो इसके बाद मैं आपको इंडिविजुअल वाला भी बता दूंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक सिंगल वाला कर रहे हैं।
तो अभी सॉल्युबिलिटी में क्या है कि हमने ये जो रेटिंग है ना ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है एपिक में। अगर मैं आपके साथ एपिक शेयर करूँ, ठीक है, एपिक में आप देख सकते हैं, एपिक में यहाँ पर दी हुई है, मैंने खोल के रखा है लेकिन अभी और टाइम चला जाएगा। तो मैं ये एपिक से मैंने पूरा टेबल लिया है, ये भी मैंने एपिक से ही लिया है, और यह भी एपिक से लिया है। अभी एपिक क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक गाइडलाइन है। अभी इसका मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी डाला था, 2 पार्ट में डाला था। अभी उसके ऊपर भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, कई सारी चीजें उसमें और भी है, लेकिन अभी हम ये सिंपल अप्रोच यूज कर रहे हैं। उस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद मतलब जो क्रक्स है, उसका मतलब जो क्लाइमेक्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रीवियस वर्स्ट केस को। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी में अगर वेरी सॉल्युबल है और फ्रीली सॉल्युबल है तो मैं उसको एक रेटिंग दूंगा। तो अभी मैं क्या क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट के पास जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास ये सॉल्युबिलिटी डिटेल, तो प्रोडक्ट ए का सॉल्युबिलिटी क्या है, फ्रीली सॉल्युबल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ए को, ये प्रोडक्ट ए है उसका फ्रीली सॉल्युबल है, तो फ्रीली सॉल्युबल ये रहा। तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ए को सॉल्युबिलिटी के बेस पे 1 रेटिंग दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह पर प्रोडक्ट बी पे, प्रोडक्ट जो बी है मेरा वो क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो स्लाइटली सॉल्युबल है तो मैं उसको क्या करूंगा, ये स्लाइटली सॉल्युबल, इसको क्या नंबर दूंगा, 3 रेटिंग दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पर बी को 3 रेटिंग दे दिया। फिर मैं सी को क्या रेटिंग दूंगा, फ्रीली सॉल्युबल है, तो फ्रीली सॉल्युबल को क्या दिया हुआ है मैंने, 1 दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर 1 दे दूंगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डी जो है मेरा वो क्या है, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, तो स्लाइटली सॉल्युबल को क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर 3 नंबर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा प्रोडक्ट ई है, प्रोडक्ट ई को मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेरी सॉल्युबल दिया है, तो वेरी सॉल्युबल को हमारा क्राइटेरिया क्या है, 1 रेटिंग देना है, तो इसको मैं यहाँ पर 1 रेटिंग दे दूंगा। फिर मेरा जो नेक्स्ट है क्या है, प्रोडक्ट एफ। तो प्रोडक्ट एफ को मैंने क्या दिया हुआ है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल का नंबर कितना है, ये 2 है। तो मैं इसको यहाँ पर कितना दे दूंगा, 2 दे दूंगा। फिर मैंने क्या करा, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, जी है, तो जी का क्या है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल को क्या दिया हुआ है, ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, ये रेटिंग है 4, तो मैं इसको यहाँ पर 4 दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह मेरा एच को क्या दिया हुआ है मैंने, एच मेरा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल को क्या दिया हुआ है हमने, 2 रेटिंग दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर 2 दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैंने आई और जे को क्या दिया हुआ है, फ्रीली और स्लाइडली, मतलब 1 और 3, तो मैं इसको यहाँ पर ये 1 और ये 3, तो ये मुझे मैंने रेटिंग दे दिया बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिसिटी। अभी टॉक्सिसिटी में क्या है, यहाँ पर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अगर जिस प्रोडक्ट का एडीपीडी वैल्यू अगर 10 mg से ज्यादा है उसको मुझे 1 रेटिंग देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने आपके लिए जैसे एग्जांपल लिया है, इसको हम और भी जैसे ऑडिटर यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आपने 10 mg लिया है और 1 mg to 10 mg लिया है, उनको 1 और 2 रेटिंग दिया है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्ट पे देखूं तो मेरे पास जो सारी पीडी वैल्यू है और एडी वैल्यू कितने हैं, 0.1 mg से लेके 0.01 mg के बीच में ही है सारी वैल्यूज। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर रेटिंग में क्या दे दिया, मोर देन 10 mg, तो मैं इसको ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, मोर देन 1 mg को मैं 1 रेटिंग दूंगा या 5 mg ले लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 से 5 mg को 2 रेटिंग दूंगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 0.1 से 1 mg को 3 रेटिंग दूंगा, 0.01 से 0.1 mg को मैं 4 रेटिंग दूंगा, और जो 0.1 mg से 0.01 mg से जो कम है एडीपीडी वैल्यू उसको मैं 5 रेटिंग दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबरिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी हम इस तरह से चूज करेंगे। हालांकि ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एडीपीडी वैल्यू 10 mg से ज्यादा है या नहीं है। तो एडीपीडी वैल्यू कोई 10 mg से, मतलब सारी वैल्यू 10 mg से कम ही है, तो हम इसको 1 रेटिंग तो किसी को देंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, हमारा जो वैल्यू सारा है 1 से 10 के बीच में भी कुछ नहीं है। अभी 3 रेटिंग है हमारा 0.1 से 1 mg के बीच में। अभी जो जो हमारा 0.1 से 1 mg के बीच में एडीपीडी वैल्यू है उसको हम 3 रेटिंग देंगे। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हमारा 1 से 10, 0.1 से 1 mg के बीच में है, तो 0.1 से 0.1 भी है, ये भी है, ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट हमारे 0.1 mg के बीच में, केवल यही है हमारा एक प्रोडक्ट, इसको हम क्या रेटिंग देंगे,
प्रोडक्ट सी को, जो हमारा प्रोडक्ट सी है, इसको हम रेटिंग देंगे 3 रेटिंग। क्या आया था हमारा यहाँ पर? 3 रेटिंग देना है। बाकी हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट है वो सब 1 और 10 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इनको हम जो बाकी के प्रोडक्ट हमारे ये है, इसको क्या देना है? 1 रेटिंग देना है, इसको भी 1 देना है। अभी हमारा प्रोडक्ट डी है, तो प्रोडक्ट डी का जो एडी वैल्यू कितना है? 0.04 है। तो 0.04 किसके बीच में आ रहा है? तो 0.04 हमारा किसके बीच में आ रहा है, जिसको हमको क्या देना है? 4 रेटिंग देना है, इस तरह से। फिर जो प्रोडक्ट ई है, प्रोडक्ट ई का क्या है? प्रोडक्ट ई हमारा है 0.03, तो ये भी हमारा उसी के बीच में है, तो इसको भी हम 4 रेटिंग दे देंगे। तो इसी तरह मेरे को सभी को रेटिंग करना है। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक जस्ट हाइपोथेटिकली डाल देता हूँ कि मेरा ये सपोज 5 है, इसको मैं 2 रेटिंग दे रहा हूँ, इसको मैं 3 दे रहा हूँ, इसको मैं 4 दे रहा हूँ, और ये भी 4। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ये रेटिंग कहाँ से आई? मैंने आपको ये बता दिया, इस टेबल से आ रही है रेटिंग, यहाँ से। और ये वैल्यू हमको कहाँ चेक करना है? ये रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और ये वैल्यू हमको कहाँ पर चेक करना है? हमारी डिटेल्स में, जो प्रोडक्ट की डिटेल में, ये जिसका वैल्यू जिसके बीच में आ रहा है उसको हमको उतना रेटिंग देना है यहाँ पर। ठीक है। उसी तरह मेरा मिनिमम थेरापेटिक डेली डोज, तो मिनिमम थेरापेटिक डेली डोज कौन सा है? 50 mg। जिसमें सबसे मिनिमम डोज कौन सा है? 10 mg ये है। तो 10 mg है, तो मैंने इसको क्या करा है? ये जो 10 mg वाला है, इसको हमने क्या किया यहाँ पर? जिसका भी डोज साइज 10 से इसके बीच में, उसको हमको 3 रेटिंग देना है। बाकी सबको हम, अगर 1000 mg से ज्यादा है तो अभी हमको यहाँ पर भी देखना है कि अगर मेरे मैक्सिमम डोज कितना है, मिनिमम मतलब 100 mg है और मिनिमम 10 है, तो मतलब मैं ये जो रेटिंग का जो क्राइटेरिया है ना, इसको 100 mg से 1 mg के बीच में रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं 1000 नहीं सिलेक्ट करूंगा, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। तो हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 100 mg कर लेंगे, मोर देन 100 mg को हम 1 रेटिंग देंगे। जो हमारा 10 से 100 के बीच में, उसको 2 देंगे। 1 से 10 के बीच में जो है उसको 3 देंगे। इस तरह से हम हमारा एक खुद का क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं हमारे डोज, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल के अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी किसी के पास मिनिमम थेरापेटिक डेली डोज 1000 mg भी होगा, तो हमको भी वो 1000 mg से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे पास 100 ही है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसके बेस पे रेटिंग देना है कि जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू जिसके बीच में आ रहा है, उसको उसके सामने का रेटिंग दे देना है। तो ये भी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। इसको मैं एक, ये 3, इसको मैं 4 दे देता हूँ, इसको मैं 5 दे देता हूँ, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, और इसको 3 देता हूँ। ठीक है, ये मतलब मैं आपको वैल्यू खुद से डाल के दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू वहां से मैं निकाल के नहीं ला रहा हूँ। आपको मैंने एग्जाम्पल से क्लियरिफाई कर दिया है कि आपको कैसे वो वैल्यू डालना है। ठीक है। हाँ, अभी ये हार्डेस्ट टू क्लीन जो वैल्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे? हार्डेस्ट टू क्लीन का क्या क्राइटेरिया है कि अगर वो प्रोडक्ट इजी क्लीन हो रहा है तो उसको 1 रेटिंग देना है। अगर उसको मीडियम है, मतलब इजी भी नहीं है डिफिकल्ट भी नहीं है, तो हम उसको 2 रेटिंग दे सकते हैं। अगर हमारा डिफिकल्ट क्लीन है तो उसको हम 3 रेटिंग देंगे। तो ये हमारा जो डिफिकल्टी है, वर्स्ट रेटिंग है 3। तो यहाँ पर अभी हम आ जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट का, अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या, इसका स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जो हमको ये हार्डेस्ट टू क्लीन लोकेशन निकालना है, इसका स्टडी करना पड़ता है। तो इसे इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसको हम करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है साइंटिफिक अप्रोच। हार्डेस्ट टू क्लीन, जो क्लीनेबिलिटी स्टडी बोलते हैं जिसको, ये हार्डेस्ट टू क्लीन क्लीनेबिलिटी स्टडी। तो क्लीनेबिलिटी स्टडी करने के 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच में क्या होता है कि हमको इक्विपमेंट पे, पर्टिकुलर कौन से इक्विपमेंट पे हमको ऊपर स्टडी करना पड़ता है, तो वो उसके बेस में हमको एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल मिलता है। लेकिन इसका एक ट्रेडिशनल अप्रोच, सिंपल अप्रोच के हम क्या करेंगे, 10 ऑपरेटर लेंगे, 10 ऑपरेटर को ट्रेनिंग देंगे कि अगर आप इन 10 प्रोडक्ट को रेटिंग दो। अगर आपका इजी क्लीन है, कौन सा प्रोडक्ट इजी क्लीन है उसको 1 दो, कौन सा प्रोडक्ट आपका डिफिकल्ट टू क्लीन है उसको 3 रेटिंग दो। तो जो 10 ऑपरेटर है अलग अलग हमारे, उन 10 ऑपरेटर से हम उनको रेटिंग देंगे, तो हमको जो भी हार्डेस्ट टू क्लीन प्रोडक्ट मिलेगा वो रेटिंग हमको देना है।
तो वो 10 प्रोडक्ट को जो रेटिंग देंगे, कोई 1 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि किसी अब 10 ऑपरेटर है, तो हमको लास्ट में एवरेज करना है कि जो सबसे वर्स्ट, जो हाईएस्ट रेटिंग है, वो इन ऑपरेटर ने सबसे हाईएस्ट दिया है, तो उसके बेस पे हमको हार्ड टू क्लीन, इजी टू क्लीन और मीडियम टू क्लीन। तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं इसको 1 देता हूँ, ये इजी क्लीन है, ये प्रोडक्ट इजी क्लीन नहीं है, मीडियम क्लीन है, इसको मैं 2 देता हूँ। ये हार्डेस्ट टू क्लीन है प्रोडक्ट सी, इसको मैं 3 दे देता हूँ। फिर मेरा ये डी भी 3 है, ये भी हार्डेस्ट टू क्लीन है, लेकिन ये मेरा इजी क्लीन है, ये मेरा इजी क्लीन है, ये भी मेरा इजी क्लीन है, ये मेरा इजी क्लीन है। तो ये डेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास इसके लिए डेटा होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक शीट बनाकर आप ऑपरेटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग देकर उनका डेटा जनरेट करके उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे हार्डेस्ट टू क्लीन का डेटा भी मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, रेटिंग को टोटल करना है। तो ये मैंने इसको ऐसा किया, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, बात एक ही रहेगी। और मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे रेटिंग मिल गई है। अभी जिसका सबसे हाईएस्ट रेटिंग है कौन सा है, वो प्रोडक्ट जे। प्रोडक्ट जे का हाईएस्ट रेटिंग आया, मतलब कि ये मेरा प्रीवियस वर्स्ट केस हो गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारा कौन सा हो गया, प्रीवियस वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये मेरा प्रीवियस वर्स्ट केस हो गया। अभी सपोज अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे ये दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाता है, जैसे अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो क्या हो गया, मेरे पास ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी मुझे तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, या तो मैं इन दोनों को कंसिडर कर सकता हूँ क्लीनिंग ऑपरेशन के लिए, बट मुझे अगर एक ही चाहिए, तो जैसे मैं देखूंगा कि सॉल्युबिलिटी किसका हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट है और इसका लोएस्ट है, तो मैं इसको चूज करूंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए, अगर जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, इसका भी अगर मैं सॉल्युबिलिटी 3 कर दूं और इसको 4 कर दूं, अभी रेटिंग हमारा 14 ही है। अगर सॉल्युबिलिटी सेम हो गया, दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे आऊंगा, टॉक्सिसिटी पे। टॉक्सिसिटी कितना, 4 है इसका, और इसका कितना है, इसका भी 4 है। तो अभी मैं दोनों यहाँ पर, अब अगर ये भी सेम हो गया, तो अभी मिनिमम थेरापेटिक डोज कौन सा है, इसका 5 रेटिंग, इसका 4 है, तो मेरा ये हो जाएगा उस केस में वर्स्ट केस। अगर ये दोनों में से मुझे वर्स्ट केस चूज करना है इस कंडीशन में, तो मेरा ये रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम थेरापेटिक डोज का जो नंबरिंग रेटिंग है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो ये भी सेम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, जिसका ये ज्यादा रहेगा उसको हम वर्स्ट केस लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको जैसा था वैसा ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ये वर्स्ट केस मिल गया हमारा प्रोडक्ट जे। तो अभी हमारा प्रीवियस वर्स्ट केस कौन सा था, ये नेक्स्ट वर्स्ट केस था, और प्रोडक्ट जे हमारा प्रीवियस वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट मुझे मिल गए, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, मतलब मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ऑलरेडी मेरे पास डेटा अवेलेबल था। उस डेटा से मैंने ये उस इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट किया, कंपाइल किया, उसके बाद ये मैंने 2 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आती है बारी हमारी कॉमन सर्फेस एरिया। अब ये जो कॉमन सर्फेस एरिया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 चीजें। देखो, अगर जो हम स्वेब और रीन्स का जो फॉर्मूला है, अगर वो देखें, ये स्वेब कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इसमें यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया डिवाइड में, रीन्स का फॉर्मूला है, ये भी डिवाइड में टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा, तो जो मेरा वैल्यू, जो मतलब जो मुझे लिमिट मिलने वाला है, वो काफी स्ट्रिंजेंट मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, कि मैं जो मेरे ये 10 इक्विपमेंट है, ये इनका टोटल सरफेस एरिया कितना है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो कैलकुलेट किया और इसको मैं प्लस कर लेता हूँ सभी को। तो ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं इसको 73 को लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया में, ये 73 को मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो 73 मेरा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अगर मैं देखो इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करता हूँ, तो ये डिवाइड में है और 73 है, तो मेरा वैल्यू और कम हो जाएगा। अगर मेरा मेरे को
स्वेप लिमिट निकालने के बाद अगर मेरा मेथड वैलिडेशन से रिकवरी मतलब अचीव नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरा लिमिट है वो अचीवेबल नहीं है, तो मुझे लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैं इसका एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, सेपरेट वीडियो, कि लिमिट को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो लिमिट को इंक्रीज करने के लिए हम कॉमन सरफेस एरिया का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो कॉमन सर्विस एरिया अगर यहाँ पे लगा देंगे तो कॉमन सर्विस एरिया कैसे आएगा, क्योंकि ये तो टोटल हो गया, ये 10 प्रोडक्ट का 10 का ले लिया, लेकिन अभी हमारे पास तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जे और बी है केवल। तो अभी हमको केवल प्रोडक्ट जे और बी में जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसी का सर्विस एरिया लेंगे, कॉमन सर्विस एरिया, क्योंकि जो प्रोडक्ट जे हमारा प्रीवियस है, अगर प्रोडक्ट जे जिन जिन इक्विपमेंट को टच कर रहा है उसके बाद प्रोडक्ट बी बनेगा, तो प्रोडक्ट बी भी उनको ही बनेगा, लेकिन जिस इक्विपमेंट के ऊपर प्रोडक्ट जे बना ही नहीं है, मतलब जिसके ऊपर जे बना है लेकिन उसके ऊपर बी बनेगा ही नहीं, मतलब कि उसके अंदर बी का कंजम्पशन बिल्कुल आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो उस इक्विपमेंट के ऊपर बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कॉमन सर्विस एरिया यूज करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा लिमिट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अभी हमको एज अ वर्स्ट केस टोटल सर्फेस एरिया यूज करना है। लेकिन अगर सपोज इनकेस अगर हमारा लिमिट अचीवेबल नहीं है तो हम कॉमन सर्फेस एरिया भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे लिमिट में क्या इंपैक्ट आता है दोनों का। ठीक है, तो अभी मेरा ये टोटल सर्फेस एरिया कितना है, 73। अब मुझे कॉमन निकालना है किसके बीच में, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट जे के बीच में। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने मैट्रिक्सिंग पे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, सिंपल था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वो फिल्टर लगाया हुआ है यहाँ से। आप भी इसको कैसे करते हैं, यहाँ से करेंगे आप। और मुझे कौन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस और प्रोडक्ट जे मेरा ये प्रीवियस वर्स्ट केस। अभी इसमें जो कॉमन इक्विपमेंट है, एक तो इक्विपमेंट नंबर 1 कॉमन है, तो यहाँ पर मैं जो जो कॉमन इक्विपमेंट है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इक्विपमेंट नंबर 1 मेरा कॉमन है। ठीक है, इक्विपमेंट नंबर 3 और 5 भी कॉमन है, तो इक्विपमेंट नंबर ये 3, ये 5 भी मेरा कॉमन है। उसके बाद मेरा 9 और 10 दो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 9 और ये 10 को भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉमन सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लगा देता हूँ। हम टोटल कर लेते हैं। आपको ये क्लियर हुआ कि कॉमन सरफेस एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट जे के बीच में जो इक्विपमेंट कॉमन है वो हमको कहाँ से मिलता है, मैट्रिक्सिंग से मिलता है। हमने जो मैट्रिक्सिंग बनाया है उससे हमको कॉमन इक्विपमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको केवल प्लस करना है कॉमन सर्विस एरिया को। तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं, जो जो हमारे हाईलाइट वैल्यू है। तो ये हमारा सर्विस एरिया 5 प्लस इक्विपमेंट 3 का 5 ये सर्विस एरिया, प्लस इक्विपमेंट 5 का सर्विस एरिया, प्लस इक्विपमेंट 9 का सर्विस एरिया, प्लस इक्विपमेंट 10 का सर्विस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सर्विस एरिया कितना आ गया, ये पांचों इक्विपमेंट का सर्विस एरिया 32 आ गया। एक चीज यहाँ पर नोट करना कि आपको इनिशियली तो 73 यूज करना है, क्योंकि वर्स्ट केस, ये वर्स्ट केस है। अगर हमारा लिमिट अचीव नहीं होता है तो हमको ये फॉर्मूले में यूज करना है, ताकि इससे हमारा लिमिट बढ़ जाएगा, तो हमारा रिकवरी स्टडी और एएमवी स्टडी ऑटोमेटिकली अचीवेबल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका इसमें भी अगर आपका लिमिट अचीवेबल है तो आपको इनिशियली तो वर्स्ट केस यूज करना है, क्योंकि फ्यूचर में कभी अगर कोई आपका आउट ऑफ लिमिट रिजल्ट मिलता है तो ये हमको वहां पर इन्वेस्टिगेशन में काफी काम आता है कि हमने वर्स्ट केस अप्रोच यूज करके कैलकुलेट किया था, तो हमारा लिमिट, एक्चुअल लिमिट तो हमारा ये है, बट वो हमारा वर्स्ट लिमिट था। तो हमारा जो डेविएशन जो होगा फ्यूचर में, अगर कोई रिजल्ट फेल होता है तो उसको हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जब तक अगर आपका पॉसिबल हो हमको यही यूज करना है, जब लिमिट अचीव नहीं हो तो हमको ये यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अभी मेरे पास कॉमन सरफेस एरिया भी आ गया। ठीक है, अब मुझे करना है मेको का कैलकुलेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट द मेको। अब क्या है कि मेको का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। तो अभी हम चलते हैं मेको कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये मेको कैलकुलेशन हमारा आ गया बेस्ड ऑन 10 ppm। तो इसका जो फॉर्मूला है कि 10 ppm मल्टीप्लाइड बाय द बेस साइज ऑफ द नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट। तो मिनिमम बेस साइज ऑफ द नेक्स्ट, और यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारा है जो हमारा कौन सा था, नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी। ये तो अभी हमको यहाँ क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है 10 ppm। तो अभी ये 10 ppm है और हमारा जो बेस साइज है वो केजी में, तो बेस साइज को क्या करना पड़ेगा, एमजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो बेस साइज कितना है,
मिनिमम बेस साइज हमारा है 500 kg। तो 500 kg को मैं कन्वर्ट करूंगा mg में, जैसे हमने पहले किया था। तो ये 5,500, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 1000, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हमारा वैल्यू आ गया mg में। अभी ये 10 ppm है। अभी 10 ppm को अगर मेरे को ये mg से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 10 ppm को भी mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको mg में कन्वर्ट करने के लिए ये उसका कन्वर्जन है, मतलब उसमें हम 10 to the power 6 को डिवाइड कर देंगे 10 में, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये। तो बेस्ड ऑन 10 ppm क्राइटेरिया मेरा 5,000 mg मेरा मेको आ गया है। ठीक है। अब बेस्ड ऑन डोज क्राइटेरिया, तो यहाँ पर ये मेको मेरा 5,000। अब बेस्ड ऑन डोज क्राइटेरिया, तो डोज क्राइटेरिया का फॉर्मूला क्या है, थेराप्यूटिक डोज ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब प्रीवियस प्रोडक्ट का थेराप्यूटिक डोज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बेस साइज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डेली डोज ऑफ प्रोडक्ट बी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ थेराप्यूटिक डेली डोज ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। तो प्रीवियस प्रोडक्ट का थेराप्यूटिक डेली डोज क्या है, प्रीवियस प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट जे है, उसका थेराप्यूटिक मिनिमम डोज क्या है, 70 mg। तो ये 70 mg को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये 70 mg। अब क्या है नेक्स्ट मेरा, एमबीएस, मिनिमम बेस साइज अब नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है मेरा, ये इसका मिनिमम बेस साइज कितना है, 500 kg। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एमजी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको इसी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये मेरा नेक्स्ट बेस हो गया। फिर इसके बाद सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर बाय डिफॉल्ट 1000 है। ये 1000 क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने इसमें स्टडी किया हुआ है, और टॉक्सिकोलॉजिस्ट का डेटा है, और एपिक का जो गाइडलाइन है उसमें ये वैल्यू दिया हुआ है कि सेफ्टी फैक्टर मतलब कि हम क्या करते हैं कि 1000 टाइम, मतलब 0.001% हम रिस्क को और इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको इतना डाइल्यूट कर रहे हैं। हमको अगर ये कोई मिला है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 70 mg है, इस 70 mg को हम 0.01% लोअर पे जा रहे हैं, मतलब हम इसको 70 mg नहीं मान रहे, हम उसको भी 1000 टाइम कम करके दे रहे हैं। ठीक है। और मेरा मैक्सिमम डेली डोज ऑफ प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी का डोज क्या है मैक्सिमम, 400 mg। तो मेरे को ये यहाँ पर 400 mg देना है। सिंपल, अब मुझे यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ कि ये मल्टीप्लाइड बाय ये, फिर इसको डिवाइड में लेते हैं हम, ये मल्टीप्लाइड बाय ये। जैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, अभी ये मेको वैल्यू आपके लिए मतलब बहुत इजी हो गया है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस केवल कैलकुलेशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फार्मूले के याद होने के बाद आपको ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा मेको का वैल्यू आ गया है बेस्ड ऑन डोज क्राइटेरिया। कितना आया हमारा, 87,500। अब बेस्ड ऑन एडीपीडी वैल्यू, तो एडीपीडी वैल्यू भी सेम है, हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट का एडीपीडी वैल्यू है, तो प्रीवियस प्रोडक्ट का एडीपीडी वैल्यू क्या है, ये हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट है, इसका एडीपीडी वैल्यू कितना है, 0.07। तो यहाँ पर मुझे 0.07 डालना है। सेम यहाँ पर बेस साइज मुझे लेना है, तो मेरा बेस साइज यही आ जाएगा, मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। ये मेरा बेस साइज आ गया। अब इसके डिवाइड में क्या है, केवल मैक्सिमम डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट का डेज क्या है, 400 mg। इसको मैं यहीं पर 400 mg, सेम इसको मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे। तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही आ गया। क्यों सेम आया, क्योंकि देखो ये यहाँ पर जीरो, इसका 1000 टाइम हमने कर दिया, 70 mg को हमने 0.07 mg कर दिया था ना, सेफ्टी फैक्टर लगा दिया। अब अगर सपोज मैं यहाँ से इसका वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको 0.05 mg कर देता हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पर चेंजेस कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो मैं इसको यहाँ पर 0. तो ये मेरा एडीबीडी के बेस पे आ गया। ठीक है। तो अब मेरा जो लोवेस्ट मेरे को है, जो मतलब मुझे कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है, वो कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना है। क्यों, क्योंकि देखो इनमें सबसे जो लोवेस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है,
5000 लोवेस्ट है या 87,500 या 62,500, कौन सा लोवेस्ट है? 5000। तो जो मेरा मेको हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा। तो मेरा मेको कितना आया? ठीक है, तो 5000 mg इज माई मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जब मैं प्रोडक्ट जे बनाऊंगा और प्रोडक्ट जे को बनाने के बाद जब मैं प्रोडक्ट बी बनाऊंगा, अगर प्रोडक्ट जे 500 mg भी रह जाएगा इक्विपमेंट के ऊपर क्लीन करने के बाद भी, तो भी मुझे मुझे रिस्क नहीं है, मैं इतना अलाउ कर रहा हूँ। किस बेस पे? टॉक्सिकोलॉजिस्ट के डेटा के बेस पे। अगर इतना प्रोडक्ट कंटामिनेट भी हो गया, सपोज अगर प्रोडक्ट जे से अगर 500 mg कंटामिनेट हो गया, तो मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर, मतलब इतना मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसका नाम भी है मेको। और एडीपीडी वैल्यू क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। हालांकि हमको जरूरत नहीं कि एडीपीडी वैल्यू क्या होता है, हमको तो वैल्यू मिल गया है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट हमको ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। और ये वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हम इसके लिए एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको गाइडलाइन में रेफरेंस मिल जाएगा, जो NOEL और NOAEL, जो नो ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल और नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, उसके बेस पे हम एडीपीडी वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हम सेफ्टी फैक्टर वगैरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट नहीं है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो हमको ये टॉक्सिको एडीपीडी का जो वैल्यू है वो हमको एक सर्टिफाइड ऑथोराइज टॉक्सिकोलॉजिस्ट से ही लेना है। या तो हमारी, वैसे हम एक नई कंपनी खोल रहे हैं तो हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे हमको स्टडीज वगैरह लगती है। सपोज अगर हमारे पास कोई टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं है, हमने किसी इंडस्ट्री से प्रोसेस ले लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आजकल मार्केट में टॉक्सिकोलॉजिस्ट इजीली अवेलेबल है, आप उनके थ्रू कांटेक्ट करके आप वहां से आप टॉक्सिकोलॉजी इनका एडीपीडी वैल्यू ले सकते हैं। एडीपीडी वैल्यू क्या होता है? परमिटेड डेली एक्सपोजर। मतलब कि ये वो वैल्यू है, जैसे ये 0.05 mg वो वैल्यू है कि अगर इस प्रोडक्ट को एक पर्सन लाइफ टाइम भी डेली का कंज्यूम करेगा तो भी उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होने वाला, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये एडीपीडी वैल्यू है। ठीक है, तो अभी क्या है, मुझे मेको मिल गया। अभी मेको को आपने समझ लिया क्या होता है मेको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है स्वेप एंड रिल्स लिमिट का कैलकुलेशन। अभी तो सिर्फ मेको आया है, अब हमको अभी क्या है कि मैं पूरे इक्विपमेंट को थोड़ी स्वेप कर रहा हूँ, पूरे इक्विपमेंट को नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इक्विपमेंट के एक केवल पीस को कर रहा हूँ। मतलब सपोज मेरा इक्विपमेंट बहुत बड़ा है, तो उस बहुत बड़े इक्विपमेंट में से मैं केवल इतना सा एरिया स्वेप कर रहा हूँ और उसके बेस पे मुझे लिमिट निकालना है, क्योंकि मैं पूरे इक्विपमेंट को स्वेप नहीं कर सकता एक साथ, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, उस इक्विपमेंट के एक पीस के लिमिट निकालूंगा। अभी जो मेरी 500 जो mg है ना, ये पूरे प्रोडक्ट के लिए है, ये मतलब इन 10 इक्विपमेंट के लिए है। जो हमारे ये 10 इक्विपमेंट है ना, इन सभी के लिए हमारा जो लिमिट है वो ये है 500 mg। मतलब 500 mg हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक इंडिविजुअल इक्विपमेंट का लिमिट चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्वेप का लिमिट चाहिए। तो स्वेप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्वेप का फॉर्मूला है। तो हमारा स्वेप एरिया कितना है, अब हमको स्वेप एरिया कितना लेना है। तो इनिशियली जो क्राइटेरिया है कि 10/10 का जनरली प्रिपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पर 10/10 का एग्जांपल लेने वाले हैं। और अगर इसका एक कंसेप्ट और है कि अगर मान लो कि आपका लिमिट नहीं आ रहा है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, तो हमारा लिमिट डबल हो जाता है। कैसे अभी वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम करते हैं स्वेप का कैलकुलेशन। तो हमारा मेको कितना है, 5000 mg। मैं सब सरफेस एरिया कितना यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये मेरा सरफेस एरिया यहाँ पर जो मैंने निकाला है ये 73 मीटर स्क्वायर है। तो मेरा जो यहाँ पर जो शेप रहेगा वो भी मीटर स्क्वायर रहेगा। तो 10/10 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो 0.01 में आएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर, 73 है। तो ये मैंने 73 यहाँ पर डाल दिया टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूले में बस मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जो हमको सबसे ज्यादा क्रिटिकलिटी है वो हमको यहाँ पर स्टेप नंबर मेको के पहले है, प्रीवियस और वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन करने में गलती नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर एक भी गलती होती है तो आप काफी ज्यादा इम्पेक्ट आ जाएगा आपका। अगर आपने कई सारे प्रोडक्ट रिलीज कर दिए मार्केट में तो आपको रिकॉल करने की भी नौबत आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस वर्स्ट केस और नेक्स्ट वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम हमारा वर्कलोड कम कर रहे हैं, तो वर्कलोड कम कर रहे हैं हम, हमारा कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं।
तो उसके लिए हमको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वहां पर हमको कोई गलती ना हो। इसीलिए हमको 2 से 3% इसको रिव्यू करें प्रॉपर वे में। अगर किसी ने गलती करी हो तो कोई ना कोई उसको आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कुछ रूटीन में जब हमारा प्रोडक्ट कमर्शियल हो जाएगा और वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी और हमारा वर्स्ट केस गलत निकलता है, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी और लिमिट के बेस पे हमारा पूरा वेरिएशन फेल हो जाएगा। और पूरा जब वेरिएशन फेल हो जाएगा तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में गए हुए हैं सारे के सारे इंपेक्टेड हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है। तो ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा स्वेप का लिमिट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी। तो अभी जो मेरा लिमिट आया है वो 0.684932 mg पर स्वेप, मतलब जो लिमिट मुझे मिला है mg पर स्वेप में मिला है। ठीक है, ये मेरा लिमिट आ गया। अभी यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी लिमिट मुझे मेरा ऐसा आता है 0.689 आ गया, तो पर्सन क्या करते हैं, इसको राउंडिंग अप करके 0.69 कर देते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम यहाँ लिमिट को बढ़ा रहे हैं। लिमिट को हम बढ़ा नहीं सकते, हमको लिमिट को कम रखना है, वर्स्ट केस साइड इसको राउंड अप करना है। तो जो राउंडिंग आपका जो रूल है ना, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि इसको हम किस तरह राउंडिंग करेंगे। तो अगर मेरा ये 0.689 आया तो इसको मैं राउंडेड टू लोअर साइड करूंगा, ऑलवेज राउंडेड टू लोअर साइड। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑलवेज राउंडेड टू लोअर साइड। लोअर साइड क्यों किया हमने? क्योंकि मेरा जो लिमिट है कि नॉट मोर देन 0.689 mg। ठीक है, सपोज 9 को हम ये कर लेते हैं, ये मेरा 5 mg, 0.69 तो मैं 5 करता हूँ। इसको क्या करेंगे पर्सन, 0.66 कर देंगे राउंडिंग अप करके। तो मैंने क्या करा, मेरा जो लिमिट था 0.66655 नॉट मोर देन, बट अभी मैंने लिमिट को क्या कर दिया, लिमिट को बढ़ा दिया। तो ये गलत कंसेप्ट है। हमको क्या करना है, नॉट मोर देन 0.655 है, या तो मैं इसको एज इट इज रखूं, और अगर मुझे राउंडिंग ऑफ ही करना है तो फिर मैं इसको राउंडिंग अप टू लोअर साइड करूंगा, ताकि मेरा लिमिट नॉट मोर देन 0.65 रहने वाला है। 0.66 कर दूंगा तो वो 0.655 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलवेज राउंडेड टू लोअर साइड। तो ये मेरा इंडिविजुअल स्वेप का लिमिट आ गया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरा स्वेप का लिमिट कितना है, 0.684932। तो मैं इसको 0.68 mg पकड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेंज का लिमिट मुझे निकालना है, तो मेरे को मेरा क्या है 5000। अब मुझे इंडिविजुअल इक्विपमेंट का निकालना है, तो मेरा इक्विपमेंट नंबर जो 1 है उसका सरफेस एरिया कितना है, तो इक्विपमेंट नंबर जो 1 है मेरा, उसका 5 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5 करूंगा, उसके टोटल सरफेस एरिया में 73 यूज कर लूंगा, तो मेरा ये उस इक्विपमेंट का लिमिट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, डिवाइड बाय ये, तो 342 mg मेरा किस इक्विपमेंट की लिमिट आया। जब मैं इसको रिंस करूंगा इस इक्विपमेंट को, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम सभी का कैलकुलेट करेंगे जितने भी हमारे हैं। तो हम यहाँ यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5000 मेको है हमारा ये, इसको मैं टेक डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सरफेस एरिया, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना है 73, इसको भी मैं यहाँ पर लिखकर इसको भी टेक डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सारी कैलकुलेशन, तो ये मल्टीप्लाइड बाय मेरा इंडिविजुअल सरफेस एरिया इक्विपमेंट का, डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो हमने लिमिट यहाँ कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले में रख के, वही वैल्यू यहाँ पर भी आ गया। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसको वहां पर डेटा को ट्रांसक्राइब नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये मेरा, इसको मैं टेक डाउन कर लूंगा तो इजीली ये मेरे सारे इक्विपमेंट हो जाए। अब यहाँ पर सबसे क्रॉस चेक करना है कि मेरा टोटल सरफेस, टोटल लिमिट कितना था 5000 mg, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं इनको प्लस करूंगा ना, तो वैल्यू मेरा 5000 ही आएगा। देखो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे, SUM। अगर ये 5000 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। देखो ये 5000 आ गया, मतलब ये क्रॉस चेक हो गया।
कि 5000 mg से हम ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या, हमने इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज लिमिट कर दी कि हम इस इक्विपमेंट पे 342 को से कम ही रखेंगे। अगर यहाँ ज्यादा होता है तो हमने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया। कुछ इंडस्ट्री क्या करती है, इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज लिमिट निकालती है, और कुछ कंपनी क्या करती है कि 5000 मेरे को निकाल लिया, फिर वो सारे प्रोडक्ट का कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में सारी लिमिट को जोड़ेंगे, और वो 5000 ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ये बेटर है कि हम इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज निकाल लें, ताकि हमको पता चल जाए कि किस इक्विपमेंट पे सैंपल हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी की लिमिट आ गई और ये 5000 हो गई। तो मेरे पास रेंज की लिमिट कितनी मिल जाएगी, मुझे हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग मिलेगी। अभी हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया सबका अलग अलग है। और स्वेप का लिमिट मुझे एक ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्वेप फिक्स है। अभी आपको मैं यहाँ पर जो मैंने कॉमन सरफेस एरिया का जो कंसेप्ट बताया था आपको, अगर मेरा लिमिट अचीवेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर अगर 32 mg यूज करता हूँ तो मेरा लिमिट बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ता है, मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। ये 73 है, इसकी जगह मैं 32 यूज करता हूँ, तो देखो मेरा लिमिट बढ़ गया। ये देखो ये मेरा लिमिट सारा बढ़ गया। तो जो मेरा मेको है वो 11406 mg हो, क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है मेको में मैंने यूज किया था, क्योंकि कॉमन, हम यहाँ पर कॉमन सरफेस एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसको यूज करना है। बट यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो रील्स के केस में हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 5000 ज्यादा नहीं रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा 73 ही रहने देंगे रील्स के, क्योंकि रील्स का तो लिमिट वो ज्यादा रहता है। जो प्रॉब्लम आती है हमको स्वेप की लिमिट में आती है, तो स्वेप की लिमिट को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो जो 73 है, कभी कभी क्या होता है कि किसी का लिमिट मतलब बहुत कम होता है, हम यहाँ पर 73 की जगह 32 डालेंगे, हमारा ये लिमिट देखो ये इंक्रीज हो गया 1.5 mg पर। रील्स के लिए हमारी लिमिट ऑलरेडी ज्यादा रहती है, वो अचीवेबल है, मतलब जो रील्स में हम इसको डाल नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको रील्स में यूज कर लिया तो मेरा जो ओवरऑल मेको है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, स्वयं में यूज कर सकता हूँ। तो मेरा लिमिट डबल हो जाएगा अगर मेरा कॉमन सरफेस एरिया कम हो रहा है तो। अगर मैं सेम कॉमन सरफेस एरिया यूज करता हूँ, एक और अप्रोच है इसका लिमिट को बढ़ाने का, कि मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्वेप सरफेस सैंपलिंग है उसको मैं डबल कर दूंगा। जैसे यहाँ पर 10 बाई 10 है, तो मैं इसको 20 बाई 20 कर देता हूँ। तो देखो मेरा लिमिट यहाँ पर और बढ़ गया। तो मेरा ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा डिटेल में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इस तरह से मेरा ये स्वेब और रिंस का लिमिट निकला है। ठीक है, तो 1.36 mg पर स्वेब मेरा रिजल्ट आ गया है। अब मेरा जो यहाँ से शुरू होता है रोल मेथड वैलिडेशन का, कि जो मेरा ये लिमिट है ये अचीवेबल है या नहीं है। तो मुझे अपने जो मेथड वैलिडेशन है उससे इसको कंपेयर करना है। तो अभी ये लिमिट mg पर स्वेब में है, तो मुझे इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो अभी अगर जो मेरा मेथड डेवलपमेंट, जब मैंने मेथड का वैलिडेशन किया था उस समय मैंने क्या किया था, 100 ml में इस स्वेब को एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड बाय 100 ml एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये मेरा पीपीएम में लिमिट आ गया। तो मेरा ये पीपीएम में कन्वर्ट किया तो 13.69 पीपीएम हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको 100 के बजाय अगर मैंने इसको 50 ml में किया होता एक्सट्रैक्शन, तो मेरा लिमिट हो जाता 27 पीपीएम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी मेथड को चेक करूंगा। ठीक है, मैं ये वाला कंसेप्ट आपको बाद में शेयर करूंगा आने वाले वीडियो में, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे मेथड वेरिएशन का रोल चालू होता है, तो वो यहाँ से चालू होता है। कैसे करेंगे, हम एलओक्यू निकालेंगे 150% पे, मतलब हमारा जो रिकवरी स्टडी हमको एलओक्यू टू 150% होना चाहिए। मेथड का रेंज कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं जस्ट आपके यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है कि मेरा जो मेथड का रेंज है वो मेरा एलओक्यू 1 पीपीएम है। ठीक है, और मेरा ये मेरा लिमिट कितना पीपीएम आया है, हमने यहाँ निकाला है, हमारा लिमिट है 27 पीपीएम। ठीक है, ये 50 ml में अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो 27 का मुझे 150% तक करना है। तो यहाँ पर मेरा जो 27 पीपीएम का मैं 150% निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइड बाय 100 एंड प्लस, तो ये 67 पीपीएम तक मुझे रेंज को मेथड को वेलिडेट करना है। एलओक्यू कितना है मेरा 1,
तो मेरे को 1 ppm से लेके 67 ppm तक मुझे मेथड को रीड करना है। ठीक है, अगर मेरा ये डेटा मैच कर रहा है इसको, अब मुझे यहाँ पर रिकवरी एलओक्यू लेवल पर 82% मिली है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो लिमिट है, लिमिट कितना है मेरा 27 ppm है, तो 27 ppm में ये मेरा मेथड का एक्यूरेसी कितना है, 82 ही है, मतलब मेरा 18% मुझे लिमिट को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो, या तो क्या करूंगा, मैं अपने रिजल्ट को इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे क्यूसी रिजल्ट रिपोर्ट कर रहा है कितना, इसको मैं 80 की बजाय 82 की बजाय 80% कर लेता हूँ, ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। मेरा एक्यूरेसी कितना है, 80% है, तो मेरा जो क्यूसी जो रिजल्ट रिपोर्ट करेगा, मान लो 10 ppm किया, तो ये जो 10 ppm रिजल्ट रिपोर्ट किया, ये 80% एक्यूरेट मेथड का है, तो मुझे इसको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो क्यूसी रिपोर्ट करेगा 12 ppm। अगर उसको 10 मिल रहा है तो रिपोर्ट 12 करेगा। या तो एक चीज ये कर सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा लिमिट 27 ppm है, सपोज मेरा लिमिट 10 ppm है, तो मैं इसको 20% कम कर दूंगा, तो मैं इसको 8 ppm कर दूंगा। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, या तो क्यूसी मुझे रिजल्ट बढ़ा के दे, या मैं क्यूसी को अपना लिमिट कम करके दे दूँ। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ठीक है, अभी यहाँ तक हम आ गए। इसको अभी सेपरेटली डिटेल में मेथड प्रिडिक्शन में हम ये करेंगे कि क्लीनिंग एजेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, और कैसे हम सिलेक्शन क्राइटेरिया करते हैं क्लीनिंग एजेंट का, वो हम पूरा सॉल्युबिलिटी के बेस पे, मेथड एवोल्यूशन के बेस पे लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमको लिमिट मिलना चाहिए। लिमिट के बाद जो रोल चालू होता है क्यूसी का होता है। यहाँ पर क्यूसी हमको ये सारी चीजें देगा। क्लीनिंग एजेंट का जो क्राइटेरिया है वो हमको मेथड वेरिएशन से आएगा। ठीक है, हमने वहां पर जिस पे हमको रिकवरी मिला है, जिस सॉल्वेंट का यूज करके हमको रिकवरी मिला है, वही सॉल्वेंट यूज करना है। रिंस के लिए हमने कितना वॉल्यूम यूज किया था, उसके हिसाब से हमको रिंस वॉल्यूम निकालना है वहीं से। अभी जो स्वेब स्टिक हम यूज करते हैं, मेथड वेरिएशन में किस स्वेब स्टिक के ऊपर रिकवरी है अच्छी आई है, क्योंकि क्या है कि जो स्वेब स्टिक है ना, वो भी कई टाइप की होती है। आपने देखा होगा कि इस तरह से एक स्वेब स्टिक होती है, उसका एक बास्केट टाइप का शेप होता है, एक यूं फ्लैट राउंडेड टॉप होता है, एक बर्ड होता है यहाँ पर इस तरह से। तो कौन सी हमने स्वेब स्टिक यूज करी मेथड वेरिएशन में, हमको वही डिटेल क्लीनिंग वेरिएशन के प्रोटोकॉल में डालना है, और उसी सॉल्वेंट को और उसी स्टिक को हमको फ्रीज करना है। रीस वॉल्यूम में हमको वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अभी हमने जो जितने भी क्लीनिंग एनालिटिकल मेथड वेरिएशन में जो जो रिएजेंट, जो जो चीजें यूज करी है, वो सारी की सारी हमको डॉक्यूमेंट करना है, ताकि जब हम वेरिएशन करें तो हमको इजीली मिल जाए। अगर हम ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा लिमिट अचीवेबल नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। बट हम वहां पर एक कंडीशन डाल सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो वर्स्ट केस किया है, हम उसको वर्स्ट केस के बाद उसको नॉर्मल केस में करेंगे। नॉर्मल केस से करते करते अगर उसके बाद भी अगर लिमिट हमारा अचीवेबल नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को वहां पर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे उस प्लांट में। ठीक है, उसके लिए फिर हमको डेडिकेटेड फैसिलिटी ही यूज करना है। तो ये आज आपके साथ मैंने पूरा कंप्लीट क्लीनिंग वेरिएशन का डेमोस्ट्रेशन शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको थोड़ा और इसमें जो चीजें छूटी हुई है, जैसे कि ये क्लीनिंग एजेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्वेब वॉल्यूम, रिंस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी टाइम कुछ ज्यादा हो गया है और काफी वीडियो भी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू।